नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ड्रैगन प्लेनेट पर दो दलों का निवास था। एक था सकारात्मक दल और दूसरा नकारात्मक दल। उन दोनों के सम्राट के नाम थे दमियन, जो कि सकारात्मक दल का सम्राट था, और मलाची, वह नकारात्मक दल का सम्राट था। एक अच्छाई की रोशनी के साथ था तो दूसरा बुराई की रोशनी के साथ था। दोनों के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, लेकिन ऐसी लड़ाई आज तक नहीं हुई थी। शायद इस प्लेनेट पर निर्णायक लड़ाई होने वाली थी, क्योंकि सकारात्मक दल के ऊपर अचानक प्राणघातक हमला हुआ था और उनके 90% ड्रैगन मारे जा चुके थे। दमियन के पास उसका प्रधान आया और निराशा में उससे बोला, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। अब इन नकारात्मक दल के ड्रैगन को हम नहीं रोक पाएंगे। अब आप यहाँ से प्रस्थान करिए और तब तक हम लोग इस महल की रक्षा करते रहेंगे। उसकी बात सम्राट दमियन ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं प्रधान, हम कायरों की तरह भाग नहीं सकते। उनकी बात सुनकर प्रधान को बहुत खुशी हुई। उनके सम्राट उनके साथ अभी भी खड़े हैं, खुद इतने जख्मी होकर भी लड़ने की बातें कर रही हैं। लेकिन उसे अपने आगे की पीढ़ी का सोचकर निराशा हुई। उसने निराश भरे स्वर में कहा, लेकिन महाराज, फिर हमारे आगे की पीढ़ी का क्या होगा? उसके इस सवाल पर सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके बारे में मैंने एक योजना बनाई है। तुम क्या करे, सभी ड्रैगन के अंडे जमा करो और मेरे पास लाओ। उनकी यह अजब मांग सुनकर प्रधान घबरा गया और उसका चेहरा देखते ही सम्राट समझ गया कि वो भ्रमित हो गए हैं। इसलिए उन्होंने हाथ दिखाकर कहा, तुम चिंता मत करो। तुम लोगों अभी तक मेरे ऊपर भरोसा रखा है, तो मैं तुम्हारे भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। उनकी बात सुनकर प्रधान भी हल्का सा मुस्कुराया और वहाँ से जी महाराज कहकर चला गया। तभी महारानी वहाँ आई और उसने उनकी सभी बातें सुन ली थी। तो उन्होंने चिंतित होकर पूछा, महाराज, आप कौन सी योजना बनाने जा रहे हो? सम्राट ने सिर्फ इतना ही कहा, हम अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें धरती यानी पृथ्वी पर भेजने वाले हैं। महारानी ने चिंता में पूछा, लेकिन अगर मनुष्य और उनमें कोई झगड़ा हो गया तो? सम्राट ने ना में गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, वो मनुष्य के साथ मिलकर इस प्लेनेट को इस मलाची से आज़ाद करवाएगा। महारानी ने कुछ सोचते हुए कहा, ड्रैगन प्लेनेट से पृथ्वी बहुत साल दूर है, तो आपको कैसे पता कि हमारे अंडे उनके बाहर आने से पहले पहुंच जाएंगे? उनके इस सवाल पर सम्राट दमियन ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और कहा, हाँ, जरूर पहुंच जाएंगे, और हमने सारी योजना बनाई है। कुछ देर बाद प्रधान तकरीबन 1.5 लाख ड्रैगन के अंडे लेकर आया और उसने हर एक प्रजाति को अलग अलग करके रखा हुआ था, और उसी में सम्राट दमियन ने भी अपने अंडे रख दिए। उसने फिर महारानी को बुलाया और कहा, महारानी, इन सभी अंडों को सुरक्षा के साथ आपको अकेली इस दिव्य रास्ते से सही सलामत धरती पर पहुंचाना है। महारानी ने भी अपनी गर्दन हिला दी और उस दिव्य रास्ते में उड़ते हुए निकल पड़ी धरती पर। लेकिन मलाची के गुप्त हेर ने उसे इस बारे में खबर दी, तो उसने अपने महल से ही उस रास्ते पर एक ऐसा तीर चलाया जो आखिर में जाते जाते उसका 11 तीरों में विभाजन हो गया और उसके तीरों से महारानी के शरीर के 11 टुकड़े होकर जमीन पर गिरे। लेकिन इधर समर दमियन को इस बारे में खबर ही नहीं थी। वो तो आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो गया था। उसने उसके आखिरी बच्चे कुचे ड्रैगन को लेकर मलाची के सामने आ गया। उसने मलाची से मुस्कुराते हुए बोला, मलाची, आजा, बहुत दिनों से तुमसे मुकाबला करने की इच्छा थी। आज मैं बिना चिंता के लड़ूंगा। मलाची ने जोर जोर के हंस दिया और उसकी यह हंसी दमियन को अजीब लग रही थी। उसने उसे पूछा, क्या हुआ? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? उसके सवाल पर मलाची ने एक बात कही जिसे सुनकर दमियन के पैरों तले जमीन सरक गई। मलाची ने कहा, तुमने जो अपने भविष्य के ड्रैगन को धरती पर भेजा है, उन्हें ले जाने वाली महारानी को मैंने बीच रास्ते में ही मार दिया है। उसकी बात पर सम्राट पर ऐसा असर हुआ कि वो पगला गया मानो। उसने जब अपने प्रधान की तरफ देखा तो वो भी अपनी गर्दन मजबूरी में हिला रहा था। फिर सम्राट को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस मलाची का सर्वनाश कर पाएंगे, तो उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने सभी सकारात्मक दल के ड्रैगन को कहा, सभी लोग आहुति देने के लिए तैयार हो जाओ।
उनका आदेश ही सभी ड्रैगन के लिए सब कुछ था। सभी ने आहुति देना शुरू कर दिया। सभी की शक्ति के अंश जुड़ते हुए और धीरे धीरे एक तलवार तैयार हुई। आखिर आहुति सम्राट दमियन ने देते हुए मलाची को कहा, तुम इस प्लेनेट पे लाखों सालों के लिए कैद हो जाओगे और जब तक तुम बाहर निकल पाओगे तब तक हमारे सकारात्मक दल के सभी ड्रैगन मजबूत हो चुके होंगे और उन्हीं के साथ धरती से आएंगे ब्रह्मांड योद्धा जो तुम्हारा खात्मा करेंगे। और आज से इस तलवार को कहा जाएगा ड्रैगन स्लेयर तलवार। इतना कहकर उन्होंने दिव्य रास्ते से उस तलवार को भेज दिया और अपनी शक्ति के अंश से उन्होंने एक मायावी कवच ड्रैगन प्लेनेट पर छोड़ दिया। लेकिन उसका कवच चढ़ता उससे पहले मलाची ने अपनी एक शक्ति धरती की तरफ भेज दी थी और उसने उस ड्रैगन स्लेयर तलवार को भी धरती की तरफ जाने वाले रास्ते से भटका दिया था। उसने अपने आप को लाखों साल तक कैद होने का दुख तो मनाया, लेकिन ड्रैगन स्लेयर तलवार को धरती पर ना पहुंचने देने की उसे खुशी भी थी। लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। यह बात सच साबित करने के लिए ड्रैगन स्लेयर तलवार कुछ हजार सालों बाद धरती पर जैसे तैसे पहुंच चुकी थी। वो इतनी जगह से टकराते हुए आई थी, उसका रंग काला पड़ चुका था, उसकी शक्तियाँ भी गायब हो चुकी थी। वो आसमान से आकर सीधा एक तालाब में गिरी जो निशांगढ़ दल के क्षेत्र में आता था। अब मलाची को बाहर निकलने से सिर्फ 100 साल बाकी थे और इधर अभी तक ड्रैगन स्लेयर तलवार उसके असली हकदार को मिली ही नहीं थी। चलो फिर देखते हैं कि कैसे यह तलवार मिलेगी उसके असली वारिस को। निशानगढ़, जो कि अमृतसर नगर महासाम्राज्य के बाहरी क्षेत्र के नवजागर साम्राज्य का दल था। वैसे तो सभी 20 दल थे, लेकिन सबसे कमज़ोर दलों में इसका नाम आता था। नवजागर साम्राज्य का आखिरी कोना और अमृतसागर महाराज्य का आखिरी कोना ही निशानगढ़ दल था। इसके पड़ोस में पिंडारी दल और शिकारा साम्राज्य के छोटे मोटे दल थे, जो कि सीधा उनके लोगों को उठाकर ले जाते थे और उन्हें मारकर खून पीते थे। तो इनके ऊपर होने वाले आक्रमण की वजह से ये बहुत ही कमज़ोर दल था। हर साल की तरह इस साल भी उन 20 दलों का मुकाबला होने जा रहा था। हर साल आखिर में रहने वाले दलों में शामिल निशानगढ़ के मुखिया विक्रम सिंह निराशा से अपने प्रधान, अमात्य प्रधान, महासेनापति, सेनापति और दोनों बेटे अभय सिंह और अभिषेक और एक बेटी प्रियंका को लेकर निकल रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी सरिता से निकलते वक्त नाराजगी से कहा, मुझे तो अब उन दलों के मुकाबले में जाने की इच्छा नहीं होती है। हर बार यूं जाकर हारकर आना बहुत बुरा महसूस होता है। लेकिन उनकी धर्मपत्नी सरिता बहुत सकारात्मक विचारों वाली थी। उसने उन्हें बताया, आप हर बार बहुत ज़्यादा ही चिंता करते हो। ये मुकाबले हैं और उनमें किसी न किसी को आखिरी करना है। जो आज हम आए होंगे तो अगली बार दूसरा कोई और आएगा। उनकी सकारात्मक बातें सुनकर अभय सिंह और उसके पिता वहाँ से अपनी गुट के साथ निकल पड़े। अरे हाँ, मैं तो अभय सिंह के बारे में बताना ही भूल गया। ये ना तो सबसे होशियार था, ना मध्यम होशियार। यह हमेशा से आखिरी नंबर वाला योद्धा था। इसके बारे में तो लोग ऐसा भी कहा करते थे कि इसे अकेले को भी कोई मुकाबले में खड़ा किया जाए तो भी वह दूसरा ही आएगा। इस भाई की जैसे तैसे लघु सूत्र लेवल का दूसरा स्टार पाया हुआ था। हाँ, आप लोग सोचे होंगे कि मैं इस मैन स्तर नहीं बोला क्योंकि इस समय में बुद्धि यंत्र नहीं है और उसी में स्तर नामक बात होती है। जैसे तैसे वह लोग निकले थे कि तालाब के पास सभी लोग रुक गए। सभी ने सोचा आगे के प्रवास के लिए और उनके हर एक के अपने अपने ड्रैगन के लिए पानी भी भर लिया जाएगा। सभी लोग अपना अपना पानी भर रहे थे, तभी अभय को कोई चीज़ चमकती हुई दिखी। उसने थोड़ा आगे जाते हुए उसे देखने की कोशिश की, लेकिन उसे दिखी नहीं। तभी विक्रम सिंह ने आवाज़ दी, बेटा अभय वापिस आ जाओ। अभय ने जवाब दिया, अभी आया पिताजी। जब उसने ये बात कही तो उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अपना पानी भरना जारी रखा। लेकिन इधर अभय ने आगे बढ़ना जारी रखा और उसके मुंह तक पानी आ गया, लेकिन अभी भी उसे वो चीज़ थोड़ी दूर ही दिख रही थी। उसने जैसे तैसे और आगे जाना जारी रखा और उसका हाथ पहुंच सके इतनी दूरी बाकी रही तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश की तो उसका एकदम से पैर फिसल गया।
उसकी जैसे तैसे एक चीखन निकल गई। उसकी चीख निकलते ही हर्षवर्धन, जो अभय का चाचा था, वो छलांग मारकर उस तालाब में खोजने लगा। उसके बेटे और बेटी आर्या और वीर दोनों अपने बड़े चाचा के बच्चे अभिषेक और प्रियंका के साथ ही खड़े थे। उन सभी को अभय की चिंता होने लगी थी। प्रियंका ने परेशान होते हुए कहा, वीर, हमारे अभय भैया को कुछ होगा तो नहीं ना? वीर ने उसे धीरज देते हुए कहा, छोटी, तुम चिंता मत करो, बड़े भैया को कुछ नहीं होगा। वैसे तो कहने में वीर अभय से तो 2 ही साल छोटा था, लेकिन जिम्मेदारी और ताकत में भी उससे काफ़ी बड़ा था। वो लघु सूत्र लेवल के आखिरी स्टार पूरा करने से कुछ ही कदम दूर था और कहा जाता था कि अगला मुखिया बनने का दावेदार सिर्फ वीर ही था, ना कि अभय। इधर अभय का पैर फिसलते ही वो सीधा पानी में डूब गया था। उसने जैसे तैसे उस चीज़ को हाथ में पकड़ा तो उसे जोर से झटका लगा और वह वहीं पर बेसुध हो गया। लेकिन वहाँ पर एक ड्रैगन उड़ता हुआ आया और उसने अपने पैरों से पकड़कर अभय को बाहर निकाला। जब अभय को बाहर वो ड्रैगन आई तो मुखिया विक्रम सिंह ने अपने दिल राहत पाते हुए उस ड्रैगन का सर सहलाते हुए कहा, चंद्रा, तुम हो इसलिए मुझे अभय की चिंता नहीं। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उनकी बात सुनकर चंद्रा ने अपने पंख खुशी में हिला दिए और अभय को अपनी पीठ पर लेकर उड़ने लग गई। सभी लोगों का भी पानी भर गया था और इस वजह से वो सभी भी अपने ड्रैगन की पीठ पर बैठकर उड़ने लगे। इधर अभय को जैसे तैसे होश आया और उसने जैसे ही आंखें खोली तो देखा कि वो लोग तो अंधेरा होने से पहले ही नवसागर साम्राज्य की राजधानी समृद्धि नगर में पहुंचने वाले थे। अभय को होश आया देख प्रियंका उसके ड्रैगन के पास आई और उसने खुश होते हुए कहा, अभय भैया, आप होश में आ गए और आपकी तबीयत कैसी है? उसके इस सवाल को सुनकर अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरी प्यारी बहना, मैं अब ठीक हूँ। प्रियंका ने खुशी से चहचहाते हुए कहा, इसका मतलब आप कल का होने वाला मुकाबला खेलोगे? उसकी बात सुनकर अभय ने हामी भरी। तभी उसके पास वीर और आर्या पहुंच गए। आर्या ने भी प्रियंका को कहा, इस बार देख लेना प्रियंका, कुछ तो बहुत ही अलग होने वाला है। प्रियंका ने नाराज होकर कहा, काश तुम जैसा बोल रही हो वैसा ही हो। तभी प्रियंका के चाचा हर्षवर्धन उसके पास अपने ड्रैगन को लाते हुए बोले, अरे पगली, हर बार किसी न किसी को जीतना होता है, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। हमारा अभय पहले से अच्छी प्रगति कर रहा है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उनकी बात सुनकर वहाँ पर अभिषेक ने गुस्से में कहा, आप लोग अभय भाई को झूठा दिलासे देते जा रहे हो, इसी वजह से उनकी शक्तियाँ नहीं बढ़ती हैं। हर्षवर्धन ने डांटते हुए कहा, तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है। यहाँ सभी तुमसे बड़े होकर भी अभय को भैया बोलते रहते हैं और तुम सीधा भाई बोलते हो। कहाँ गए हम लोगों के संस्कार? उनकी बात सुनकर अभिषेक गुस्से में वहाँ से जाते हुए बोला, उन्होंने ऐसा किया ही क्या है जो उन्हें बड़ा भाई बोल सकूं? उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन ने गुस्से में चलाते हुए कहा, अभिषेक, क्या बोल रहे हो तुम? रुको, आज का खाना ही नहीं दूंगा तुम्हें। तुम प्रधान सुधीर के बहकावे में बहुत आते जा रहे हो, तुम्हें मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। लेकिन उसे शांत करते हुए अभय ने उससे कहा, चाचा जी शांत हो जाइए, उसका कहना भी क्या गलत है। उसने जो भी कहा 100% सही था। मैं सच में नालायक हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 सालों में ऐसा क्या किया है जो वो मुझे इज्जत देंगे? हर्षवर्धन ने उसे समझाते हुए कहना चाहा, लेकिन तभी उन सभी की मुखिया की आवाज़ आई, चलो सभी लोग अब अपने ड्रैगन को हवा में उड़ा दो और ज़मीन पर उतरो। राजधानी में किसी को भी ड्रैगन ले जाना मना है। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सभी ने अपने अपने ड्रैगन से उतरकर उन्हें हवा में उड़ा दिया और सभी पैदल पैदल विश्राम गृह की तरफ जाने लगे। तभी उन्हें बाकी दलों के योद्धा मिले जो सामने से खुशी खुशी से बातें करते थे, लेकिन वही उनके पलटने के बाद कहते थे कि इन लोगों को कोई शर्म नहीं आती है क्या? ये हर साल एक भी मुकाबला जीते बिना यहाँ से वापस चले जाते हैं। उनकी बातें सभी निशांतगढ़ वालों के दिलों में खंजर चुभने जैसी लगती थी, लेकिन निशांतगढ़ वालों ने उनकी बातों पर ज़्यादा रिएक्ट ना किया। विश्राम गृह जाने का जारी रखा। वहाँ जाते ही प्रियंका और अभय दोनों भाई बहन को एक ही कमरा मिला। दोनों ने अंदर जाते ही कमरा देखा और प्रियंका सीधा वीर और आर्या के कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद अपने कपड़े में छुपी हुई तलवार निकाली। उसे बाहर निकालते ही अभय ने उसकी
तरफ गौर से देखा कि तलवार बहुत काली हो चुकी है। उसने उसे साफ करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी करते साफ नहीं हो रही थी। लेकिन साफ करते करते उसकी उंगली कट गई और उसका खून उस तलवार के ऊपर गिर गया। उसका खून तलवार के अंदर सोख जाता है। तभी एकदम से उसके दिमाग से किसी चीज़ का कनेक्शन हो गया और वह वहीं पर ही बेहोश हो गया। वो सारी रात ऐसे ही पड़ा रहा, लेकिन वो तलवार सारी रात हवा में मंडराती रही। क्या अभय और ड्रैगन स्लेयर तलवार की डेस्टिनी साथ में लिखी हुई है? जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।